JK 24/7 न्यूज के लाइव अपडेट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कारगिल यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ अली मौजूद हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कारगिल के कुछ अहम मसलों को लेकर उन्होंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर.के. माथुर जी के साथ मुलाकात की है। और उन मसलों में से कुछ अहम मसले ये हैं कि मेडिकल के कुछ मसले हैं, कारगिल एयरपोर्ट का एक मसला है, टेलीकम्युनिकेशन का कुछ मसला है, कुछ इलाकों में, कारगिल के कुछ इलाकों में, कुछ गांव में नेटवर्क भी अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन के कुछ मसले हैं, टैक्सी यूनियन का बहुत बड़ा मसला है जो आजकल हम सबके सामने निकलकर उभर कर सामने आ रहा है। तो यूसुफ अली से हम खुद जानेंगे कि इन मसलों पर हमें विस्तार से बताएं कि एलजी साहब के साथ उनकी मुलाकात में किस तरीके से बातचीत हुई है। यूसुफ, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। यूसुफ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप इन मसलों को थोड़ा विस्तार से बताएं। थैंक यू। मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज एलजी साहब के साथ जो हमारी मुलाकात हो गई है उसमें हमने करगिल के बहुत मुफस्सल पेंडिंग डिमांड्स, बहुत इश्यूज़ को लेके आज बात हो गई है। ख़ासकर जो कुछ दिन पहले फ्लड्स आए थे करगिल में, लैंड कंपनसेशन को लेकर और इनको रिहेबिलिटेशंस की बेसिस पे भी, और अभी करगिल में टैक्सी यूनियन का बहुत बड़ा इशू, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इन इश्यूज़ को लेकर, एजुकेशन पॉलिसीज़ को लेकर, करगिल की क्या एयरपोर्ट की जो 200 करोड़ रुपए की जो बजट रिलीज़ हुई अभी इसका लाभ आता पता नहीं, इस बात पर भी चर्चा हो गई। और करगिल में कम्युनिटी बेस पे जो क्लासें चल रही है इस बात पर भी बहस हो गई। और बहुत सारे इश्यूज़ पर, टेलीकम्युनिकेशन को लेकर भी बहुत तरस पे हमने बात कर ली। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये निकल के आती है कि जहाँ पे फ्लड्स आए थे करगिल में बहुत सारे इलाकों में, तहसील आप शकर चिकन के कुछ इलाकों को जोड़ लीजिए, तैसरू ब्लॉक में खाउस का बहुत बड़ा क्रिटिकल्स, उन बेचारों का बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे, और प्रॉपर्टीज़ को लेकर, उनकी लैंड्स को लेकर, उनकी मवेशियों को लेकर। तो इनके लिए हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट की, इनके लिए लैंड कंपनसेशन के अलावा रिहेबिलिटेशन का भी जगह मिलना चाहिए, जहाँ पे जो विक्टिम्स को लेकर ये लोग अभी फिलहाल गवर्नमेंट क्वार्टर में रखे हुए हैं, कब तक रखेंगे, कब निकालेंगे, इस पर भी बातचीत हो गई। तो एलजी साहब ने हमें ये एश्योरेंस दे दी कि लगभग कुछ परसेंट के हिसाब से, उन्होंने परसेंटेज तक नहीं बताई, लेकिन कुछ परसेंट के हिसाब से उन्होंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट के पास फ्लड्स एरिया के लिए इन्होंने पैकेज दे चुकी है। अब हमें ये जानना है कि ये पैकेज कब तक, किस बेसिस पे यूटिलाइज कर रहे हैं, सही एकदम से यूटिलाइज कर रहे हैं, करना भी तो चाहिए। और भी यहाँ पे, जहाँ पे इन विक्टिम्स को लैंड कंपनसेशन की बात हो गई, यहाँ पे लैंड कंपनसेशन के लिए उन्होंने अलग से पैकेज देने की बात भी की। अगर इससे कम पड़ेंगे तो एलजी साहब और भी रेडी है कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आफत है, कुदरती आफत है, तो हम कोई इस पर बला नहीं रोक सकते हैं। तो एलजी साहब ने इतना बड़ा एश्योरेंस दे दी, तब जाके हम सब स्टेबल है कि अच्छा ही हो सकता है इन कंपनसेशन को लेकर। और जैसे कि वहाँ पे आप टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, करगिल में अभी 21वीं सेंचुरी में बहुत सारे इलाके हैं यहाँ पे हेलो भी नहीं कह सकते हैं। तैसरू ब्लॉक में जैसे कि कोचिक है, वहाँ पे हमने जियो टावर के लिए एलजी साहब से एश्योरेंस की भी डिमांड भी कर ली। बहुत सारे इलाकों में, और पुर्तिकचे, बहुत सारे इलाकों की बात कर ली, बहुत सारे इलाकों की। इसके बाद जहाँ जहाँ टेली कम्युनिकेशन नहीं, हमने उनको मेमोरेंडम में एक लिस्ट बना के दे भी चुके हैं एलजी साहब को। और एलजी साहब ने एश्योरेंस दी इस बार जो कम से कम 128 के लगभग सैंक्शन होने जा रही है यूएसएफ के थ्रू, टेली कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीड कर रहे हैं। इनको लेकर आप इनके बजट या इनके रोज में रख लेंगे तो करगिल के लिए भी ये बहुत बड़ा अभी एश्योरेंस है कि करगिल के लिए भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकती है और अच्छा भी हो सकता है इसके लिए। इसके बाद हमने एलजी साहब से ये बात की कि पानीकर की जो पीएचसी है, ये लगभग 20-30 साल से वही पीएचसी पड़ी हुई है। हमने एलजी साहब से ये बात कर ली कि लैंड, वहाँ पे जो लैंड का जो इशू है, अगर वो कम पड़े तो मुकम्मल लैंड देने के लिए वहाँ पे तैयार है। अगर गवर्नमेंट की जो लैंड इश्यूज है उस पर भी लोग, कोई इनका किसी का कोई अपोजिट नहीं कर लेंगे। इसको लेकर इस पीएचसी को आप सीएचसी में तब्दील कर लें, ताकि जो हेडक्वार्टर है तैसरू ब्लॉक, करगिल से लगभग 60 से 65 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यहाँ पे विंटर में बहुत सारा बर्फ़ गिरने से या स्लाइडिंग की वजह से, प्राउन एरिया के होने के बावजूद यहाँ पे खासकर मिडिल क्लास की जो फैमिली से, खासकर जो
पुअर्स फैमिली से, उनके लिए यहाँ से शिफ्ट होकर करगिल से इतना सारा बजट या इतने सारे इनके पास कंजर्वेशन नहीं होती है। तो यहाँ पे यह कंसिडरेशन भी हमने ये कंसल्ट कर ली एलजी साहब से, तो इन्होंने हम पर ये क्वेश्चन दे दी कि ये भी हम डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से बात कर लेंगे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इशू है, इस पर भी हम कोई एक अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। जी यूसुफ, एक सेकंड आपसे थोड़ा रोक रही हूँ आपको। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया है कि फ्लड हिट एरिया के जो विक्टिम हैं, जो लोग सफ़र कर रहे हैं इस समय, गवर्नमेंट क्वार्टर में वो रुके हुए हैं, तो कईयों के घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और इसीलिए वो गवर्नमेंट क्वार्टर में रुके हुए हैं। तो ये जानना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से क्या उन्हें राशन पानी भी दिया जा रहा है वहाँ पर, कि उसका इंतज़ाम वो खुद कर रहे हैं? राशन पानी का इंतज़ाम फ़िलहाल हफ्ते से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू करवाया जा रहा है, वो पहुंचा हुआ भी है। लास्ट टाइम हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मुलाकात की थी, वहाँ पे इस इश्यूज़ पर बात हुआ था डीएम साहब से। तो राशन अभी फ़िलहाल जो है वो पहुंचा हुआ है और वहाँ गवर्नमेंट जो है वो यूटिलाइज़ कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हूँ। जी, और आपने टेली कम्युनिकेशन की बात करी है, जियो टावर्स को अप्रूव करवाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर चुके हैं एलजी साहब से। तो इन इलाकों में जहां अभी टेली कम्युनिकेशन है नहीं, तो नियरेस्ट टेली कम्युनिकेशन पॉइंट के लिए कितना ट्रैवल करना पड़ता है उनको? टेली कम्युनिकेशन का तो करगिल में बहुत सारे इलाकों की मैं बात की, जैसे कि बहुत सारे इलाकों, अभी गिनेंगे तो मतलब लिस्ट बन जाएंगे, बहुत इश्यूज है। तो हमने अगर टेली कम्युनिकेशन के लिए अगर किसी स्टूडेंट को अभी ऑनलाइन क्लास के लिए पढ़ना है, कम से कम कोई लोग 10 किलोमीटर तक सफ़र करते हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, किसी को 5 मिनट, कोई पहाड़ जाना पड़ता है, कोई कहीं पे कंपेंसेशन नहीं है कि यहाँ पे बैठ के हम स्टेबल पॉलिसीज़ को या एजुकेशन को हम यहाँ पे स्टेबल पढ़ सकते हैं। आजकल की 21वीं सेंचुरी में अगर एजुकेशन की इतने रिमोट एरियाओं में इतने बद से बदतर हाल हो जाएंगे, तो जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो किस रोल पे इम्पैक्ट पे लेकर बाकी लोगों से कंपटीशन करना शुरू कर लें। ये गवर्नमेंट को इन पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी अल्फाज या नज़रअंदाज नहीं करने के बावजूद इसको बहुत इम्पैक्शन से देखने की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं वो सफ़र कब तक क्या करें। अगर वो दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, तो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम में खासकर रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं वो आराम से पीछे बैठ जाते हैं, उनका रोल नहीं रहते हैं कंपटीशन करने का। वाकई में बहुत टेली कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है आप लोगों का। बहुत बड़ा इसके ऊपर एलजी साहब ने किस तरीके के आश्वासन आपको दिए हैं? एलजी साहब ने इस पर भी बहुत हमें पॉजिटिवली एश्योरेंस दी थी कि अभी हमारी लद्दाख में, पूरा होल लद्दाख में लगभग 128 के करीब यूएसएफ जो इंडियन टेली कम्युनिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट की, उनके थ्रू जियो टेली कम्युनिकेशन का टावर आए हुए हैं। इस बार इस प्लान में भी जहाँ जहाँ स्टेबल नेटवर्क लगाने की ज़रूरत है, उनको वो टेक ऑफ कर लेंगे और विदिन इसी एंडिंग तक, दिसंबर तक उसका सर्वे भी हो जाएंगे। तो विदिन 2 और 3 मंथ में वर्किंग काम भी शुरू हो जाएंगे। तो सारा डिजिटल इंडिया के जो एश्योरेंस है वहाँ तक बनने की एश्योरेंस दे दी। जी, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एश्योरेंस आप लोगों को दिया है। यूसुफ, और मसलों के बारे में हमें अपडेट कीजिए। और मसला यहाँ पे जैसे कि करगिल में कम्युनिटी बेस्ड क्लास पे लास्ट 2-3 मंथ से वॉलंटियर्स लोग स्कूल की जो पॉलिसीज़ को लेकर क्लासें चल रही है, खासकर उनमें वॉलंटियर का बहुत बड़ा रोल रही है। हमने एलजी साहब से ये भी एश्योरेंस दी उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई की, हम सैलरी नहीं मांग रहे हैं कि इतना बड़ा पैकेज दे दे, 10 हज़ार की सैलरी दे दे, 15 की, ये नहीं कही कि उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी और अप्रिशिएट्स के लिए कम से कम आप अगर हो सके तो उनके लिए भी एक स्पेशल पैकेज रखा जाए। तो एलजी साहब ने ये एश्योरेंस दे दी अगर हो सके तो इस कंपनसेशन में अगर बच जाते हैं तो वो डीएम से या मजिस्ट्रेट से बात करके इसका भी वो देख लेंगे। क्लियर इस पर एश्योरेंस नहीं हुआ, लेकिन वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं तो इन्फेक्शन दोनों तरफ से पड़ सकते हैं जी। इसके बाद मैंने जैसे कि कुछ इलाकों में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तेसरू ब्लॉक पानीकर से, वहाँ पे कुछ स्कूलें ऐसे हैं जैसे कि मिडिल स्कूल लास्ट 20 साल 15 साल से पड़े हुए हैं। हमने ये मुद्दे भी उठाए जैसे कि अपग्रेडेशन करने की, जैसे कि वहाँ पे एक विलेज है अचंबुर, वो स्कूल वही पड़े हुए हैं लास्ट 10 साल से 12 साल से। एश्योरेंस हमने एलजी साहब को ये दे दी, सर इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हेडक्वार्टर से जहाँ पर बच्चे लोग हाई सेकेंडरी जाते हैं लगभग 8-10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और इससे बड़ा अल्फाज और इससे बड़ा इसमें इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि जब विंटर टाइम में, जब मार्च के टाइम में बारिश ज़्यादा गिरते हैं, बर्फ़ ज़्यादा गिरते हैं, तो उनको वहाँ से ट्रेवलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वैसे भी वो स्कूल का रोल भी अच्छा है, कम से कम 70 से 80 के करीब स्कूल की रोल है, मिडिल स्कूल की। तो वहाँ पे भी हाई स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए एलजी साहब से एश्योरेंस दी, तो ये भी कंसर्न अथॉरिटी से बात करके इसका भी एश्योरेंस पॉजिटिवली आ गई है जी। और मसलों के बावजूद यहाँ पे हमने जैसे कि सैंक्शन अलॉटमेंट, कुछ यहाँ पे रोड जो बनी हुई है पीएमजेएसवाई के अंडर,
या करगिल प्लान के अंडर यहाँ पे कुछ लिंक रोड ऐसे बने हुए हैं, कंपनी वाले बोल दें या गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट से वो बोल दें, ऐसे बने हुए हैं जैसे कि वहाँ पे भेड़ बकरियाँ चलने के अभी लायक नहीं है। लिंक रोड जो बने हुए हैं, ना मैकडम है, ना वहाँ से ठीक ढंग से व्हीकल चल सकती है। इन इश्यूज़ पर भी बात कर लीजिए, जैसे कि अनातिक में एक वो बनी हुई है, वो गांव का नाम है, टंगोल के नज़दीक पड़ते हैं, उसका लिंक रोड को भी हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट करके उसको काबिल बनाए व्हीकल चलाने की, एक अच्छा रोड से तहजीब बताने की, कि वहाँ पे भी मैकडम का काम शुरू करके उन लोगों का भी जो पेंडिंग इश्यूज है, ताकि कनेक्टिविटी सही हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा इशू था, ये से भी टेकअप कर ली। इस पर भी पॉजिटिवली वो पीएमजेएसवाई या डिपार्टमेंट से टेकअप करके इसका भी स्पेशल पैकेज के लिए वो दे देंगे। इसके बाद हमारी एग्जीक्यूशन बहुत बहुत 40-45 साल की डिमांड है करगिल एयरपोर्ट को लेकर। करगिल एयरपोर्ट को लेकर जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया, आपने स्पेसिफिक तौर पर आपने ट्विटर पे भी ट्वीट भी किया था। इसके बाद आपने जब इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में आपने अनाउंस भी किया था कि करगिल के लिए 200 करोड़ रुपए की बजट दे चुकी है। लेकिन बात ये हुई सर, इसका अभी अता पता नहीं है ग्राउंड लेवल पर कि ये डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, या लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल वालों के पास है। ग्राउंड लेवल पर किसी के पास यहाँ पे ना काम का कुछ है, ना किसी के पास क्वेश्चन नहीं कि ये सही में यूटिलाइज हो या नहीं रहा, बिल्कुल कुछ भी अता पता नहीं है। तो एलजी साहब ने एश्योरेंस दे दी कि ये भी करगिल के हमारी डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ को लेकर या काउंसिल के मजिस्ट्रेट को भी लेकर, उनके कंसल्टेशंस को लेकर इनसे इनके साथ इंगेज होके ये 200 करोड़ रुपए की बजट रिलीज़ कर चुकी है। अब एलजी साहब ने ये बता दिया कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो कुछ मेजरमेंट की वजह से ये ठप हो चुके हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक इसका मेजरमेंट होंगे और काम भी वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। जी, क्योंकि कारगिल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में, मतलब इसी साल की अगर हम बात करें, तो सीसी कारगिल फिरोज अहमद खान का मानना है कि कारगिल टूरिज्म बहुत सफ़र करता है क्योंकि कारगिल में एक एयरपोर्ट नहीं है, और कारगिल में एक एयरपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और हाल फिलहाल में जैसा हम देख भी सकते हैं कि कारगिल की टैक्सी यूनियन जो है वो भी एक इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें ले के कुछ इलाकों में आने नहीं दिया जा रहा है। तो इस इशू पर आपने बात करी है एलजी साहब से कारगिल टैक्सी यूनियन को लेकर भी, तो उनका क्या कहना है? एलजी साहब से इन टैक्सी यूनियन का इंटीरियर रूट पर चलने की, जैसे कि 1 परमिट ऑफ लॉ हो सकता है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, कारगिल टैक्सी ऑपरेटर की कारगिल टैक्सी यूनियन को भी इसके एंगेज में लाकर इंटीरियर रूट में चलने की परमिशन देना चाहिए। हमने एश्योरेंस दे दी एलजी साहब को। तो एलजी साहब ने ये बड़ा इशू नहीं है, एक्चुअली एलजी साहब ने कहा कि ये बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये कंसर्ट दोनों के यूनियन, आपके यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, ये लोग बैठ के डीएम या मजिस्ट्रेट के साथ बैठ के इंटीरियर कर सकती है, ये बड़ा इशू नहीं था। तो एलजी साहब ने ये भी कहा दिया कि यहाँ पे जैसे कि आपका ले वाले गाड़ी वहाँ पे नहीं जा सकता होगा, शायद नहीं जाता, मेरे को भी इतना इंश्योरेंस नहीं कि ले का गाड़ी वहाँ जाता है कि नहीं जाता है, नहीं इंश्योरेंस नहीं है। अगर नहीं जाता तो दोनों यूनियन के प्रेसिडेंट बैठ के अपनी मजिस्ट्रेट के थ्रू इसको भी सोल्यूशन कर सकता है, कि हमने इश्योरेंस दी कि ये बड़ा इशू नहीं है, अगर दोनों मिलकर ये ऑब्जेक्शन कर लें तो ये भी वक्त भी हल हो जाएंगे। यूसुफ, थोड़ा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। एलजी साहब का कहना है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, दोनों यूनियंस के प्रेसिडेंट जो हैं डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बैठकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर देखने वाली बात यह है कि कारगिल के टैक्सी ड्राइवर जो हैं बिल्कुल भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और आज कारगिल जिले में मूवमेंट भी जो है बंद की हुई है। तो आपके सोच समझ के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से अब हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि खास कारगिल से आज यहाँ आए हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये टैक्सी यूनियन का मसला कब तक चलता रहेगा। हालांकि एलजी साहब का कहना है कि बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखने की बड़ी बात यह है कि वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, जो अपने में एक बड़ी बात है। तो आप क्या मानते हैं, आपकी ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? देखो, इसमें खास कर मेरे हिसाब से, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से कह रहा हूँ, एलजी साहब ने हमें एश्योरेंस दी कि ये बड़ा इशू नहीं है, तो सिंपल इशू हो सकता है। तो इसमें लद्दाख ऑटोनोमस के जो पावर में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग जाके कम से कम प्रॉब्लम कहाँ पे है वो तो टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद डीएम के साथ वो मीटिंग कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को उठा सकते हैं। हमारी काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है, फिरोज अहमद खान साहब सीसी बैठी हुई है, कभी भी इंटीरियर को लेकर वो कभी भी पॉजिटिविटी करगिल में दिखाने के लिए कभी भी पहुंचते नहीं है। जहां पे भी मतलब जो भी विक्टिम्स के साथ जहां पे भी मतलब लोगों की जो पेंडिंग डिमांड्स रही है, इसके लिए एकदम खामोश रहती हैं। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इन डिमांड्स को एलजी साहब कंसर्न के मुताबिक, ये बड़ा इशू नहीं है तो आपके हिसाब से ये हैंडल कर सकते हैं। हैंडल आप
बिठा लें दोनों यूनियन प्रेसिडेंट को, बातचीत कर सकते हैं, डीएम से कंसल्ट करके इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। बड़ा इशू नहीं, क्योंकि इन बेचारों का अभी वक्त है, इन बेचारों का कमाने का वक्त है। इसके बाद मोस्टली सितंबर अक्टूबर में तो वहाँ पे जोजिला बंद हो जाएंगे थे। इन बेचारों को वैसे भी कोविड की वजह से बहुत यहाँ पे हमारी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है पूरा कन्वर्सेशन को लेकर। तो जल्द अज जल्द मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है, काउंसिल के हो चाहे डीएम साहब के हों, डी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इनको अपने हिसाब से इनकी मसलों को भी जल्द अज जल्द विदिन 1 और 2 डेज में कंप्लीट कर ले, ताकि ये दोबारा मुद्दा हमने बहुत पॉजिटिवली इस मुद्दे को उठाया था एलजी साहब के साथ। तो एलजी साहब ने इशू दी कि ये बड़ा इशू नहीं है, आपकी करगिल और लेकी बड़ा इशू नहीं है, ये कंसर्न के हिसाब से आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सीजी साहब, आप इसको पेंडिंग मत रखकर अपने काम में बिजी नहीं होने की, क्योंकि ये इंटीरियर हमारे जो ग्राउंड लेवल के जो काम है इसको ख़त्म करने की आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर में है। तो जितना हो सके आप इसको ख़त्म कर ले, क्योंकि आपका बीजेपी के साथ कोalition भी है, सारे इंटीरियर को लेकर आपकी बहुत बड़ी रोल्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके साथ, सेंटर में इनकी हुकूमत, तो इतना बड़ा इशू ही नहीं है। तो खामखा वहाँ पे लेके कुछ पॉलिटिशियन बैठ के वहाँ पे लेके क्रेडिट ले रहा है। क्रेडिट लेने की से क्या, कम से कम ग्राउंड लेवल पर जाके इनकी जो अल्फाज है इसको तवज्जो देकर इसकी इंटीरियर को ख़त्म कर लें। बहुत बड़ा इशू तो इस बड़ा हल तो नहीं हो सकती है। थैंक यू मैम। अगर हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ को भी उठाई एलजी साहब के साथ, लद्दाख में जब से यूनियन टेरिटरी बनी है डोमेस्टिक लॉ को लेकर बहुत इन्होंने इंटीरियर फेरे हुए कि इस हिसाब से होगा, लेकिन मोस्टली बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है। जैसे कश्मीर में लाए हुए हैं, किस इफेक्ट पे? यहाँ पे हम एलजी साहब से ये कंसर्न कर ली कि यूटी बनने के बाद जनरेट ही नहीं हो पाए एम्प्लॉयमेंट। जब से इन्होंने एमपी साहब तो बार बार कहते हैं 6,000 पोस्टिंग निकल जाएंगे, 10,000, ग्राउंड लेवल पे अभी तक 200 की वैकेंट तक इन्होंने जनरेट नहीं कर चुका है। तो इनकी पूरा इस अल्फाज को मैं मजम्मत करना बहुत लाजमी समझता हूँ, क्योंकि पब्लिक के साथ इस तरह से बेवकूफ़ी अल्फाज इस तरह से अपनी हिसाब से जो अल्फाज नहीं बता देना नाकाबिल है। क्योंकि ग्राउंड लेवल की बातों को देखना चाहिए। एमपी साहब से भी, एमपी साहब से बहुत बड़ी गुजारिश करना चाहता हूं कि आपका अगर आपकी जो रूल्स हैं, आपकी जो कंपनसेशन में है, तो इसको भी बड़ा रूल्स बनाकर आप इसको भी क्लियर कर ले, ताकि बेचारे यूथ्स का भी, इतने पढ़े लिखे हैं करगिल में, तो पूरे खुद लद्दाख में जब से मेरे हिसाब से अगर हम 2014 के बाद जो डाटा कलेक्ट कर लें अपने हिसाब से, आप अपनी जगह पर सोच सकते हैं, 2014 के बाद जब से बीजेपी सेंटर में आई हुई है तब से एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ी है। ये तो हम ऑफिशियली जानते हैं। तो इनका तो हालत ही यही है। तो खासकर हमने कंसर्न कर लिया जी साहब से भी, इस पर भी जल्द अज जल्द इन्होंने अपनी इंटीरियर जो डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके इसका भी रिक्वायरमेंट जल्दी निकालने की रिक्वेस्ट की है। जी यूसुफ, पूछना चाहूंगी आपसे कि ले में तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार प्रोटेस्ट पर निकले हैं अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रिक्रूटमेंट्स को लेकर, और हाल फिलहाल में ही बॉर्डर विलेजेस के कुछ यूथ थे जिन्होंने जेके पुलिस के रिक्रूटमेंट को लेकर बहुत बड़ा एक मसला भी खड़ा किया था कि सिर्फ 200 समथिंग लोगों में से सिर्फ 3 ही सिलेक्ट हुए थे। तो कारगिल के यूथ में भी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरह की परेशानी है और किस तरह का अनसेटलमेंट वो लोग महसूस करते हैं? कारगिल के यूथ का भी वही है, ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो उनका भी वही है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पावर में है उनको ये समझना चाहिए, ताकि पब्लिक रोड पे कभी उतरना चाहिए, उतरने की इनको मतलब आना ही नहीं चाहिए, पब्लिक नौबत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हमने चुनते किस लिए हैं? डेमोक्रेसी की जो जमहूरियत की निज़ाम है, हम रिप्रेजेंटेटिव किस लिए चुनते हैं? ताकि लोगों को नौबत ना आए, ताकि जितने भी इश्यूज है, जितने भी मसले हैं वो आराम से हल हो सकें। अभी इस बात के मुताबिक मैं आपको यहाँ पे एक बात जुड़ना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे कि जो फ्लड्स एरिया में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिप्रेजेंटेटिव है, इलेक्टेड काउंसिलर हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, किस तरह से मिसबिहेव करते हैं उस विक्टिम के साथ। क्या ये मजम्मत अल्फाज नहीं है इसके? अगर इस तरह से आप पावर में आने के बाद विक्टिम के साथ, पब्लिक के साथ इस तरह से मिसबिहेव करना आपके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी और सबसे बड़ी लाजमी, मैं इन अल्फाजों की सख्त मजम्मत करता हूँ। और जहाँ तक कंसर्न, हम भी उसी टाइम इन विक्टिम के साथ, उसी टाइम हम उस फ्लड्स एरिया में पहुँचे हुए थे। जितना हो सके कांग्रेस पार्टी की बेसिस पे जितना भी हो सके हम अपने हिसाब से कंसर्न, या हमारी मजिस्ट्रेट के साथ मिलना पड़े, जिस इश्यूज़ पर भी बात करना पड़े, जहाँ तक भी जाना पड़े, हम जहाँ भी जिन मुद्दों को लेकर हम जाने के लिए तैयार हैं, एश्योरेंस देने के लिए तैयार हैं लोगों से। और एम्प्लॉयमेंट की जो रोल्स रहेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा रोल, अगर लोग कब तक हड़ताल का जो मसला है वो कब तक रोड पे उतरते रहेंगे, कब तक रोड पे उतरते रहेंगे? इतना नहीं होना चाहिए कंपनसेशन की रूलिंग्स को लेकर आप रिप्रेजेंट कर लें
और मसला ही हल हो सकते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी, कभी भी पार्लियामेंट में जाके इन इश्यूज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कभी भी कहती नहीं है। पार्लियामेंट में जाके ये अपनी अपनी संगठन के थ्रू, अपनी अपनी जो डाइवर्स वोट्स के थ्रू अपने अपना अल्फाज करके वापस जाते हैं। कभी भी हमने नहीं सुना कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर पार्लियामेंट में बात या इश्यूज उठाई है। यूसुफ, मैं पूछूंगी आपसे कि जैसा आपने एक वीडियो भी आपने हमें दिखाया है जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि फ्लड हिट एरिया में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के साथ बहस कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ऐसा करने का हक नहीं बनता है, तो गांव वालों ने क्या इस मसले को किसी हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप किया है? इस बात पे मैं एश्योरेंस दूँ कि गाँव वालों का क्या हायर अथॉरिटीज की टेक ऑफ किया कि नहीं किया, लेकिन ये जो वीडियो वायरल होने के बाद हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी ये कंसर्न हो चुकी है कि किस तरह से ये मिसबिहेव कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रूलिंग पार्टी में जो वहाँ पे पावर में बैठे हुए हैं, क्या इनका हक नहीं बनते उसके मुंह पर लगाम लगाने के लिए? क्या माफ़ी नहीं मांग सकते हैं? कम से कम प्रेस रिलीज से कम माफ़ी तो मांग सकते हैं। जो पार्टी में लीड कर रहे हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, इनके प्रेसिडेंट हो सकती है, अभी काउंसिल में चेयरमैन बैठे हुए हैं, ये भी तो पार्टी को लीड कर रहे हैं। इनसे गुजारिश करते हैं कि आप इस बात पर आपका क्या क्रिएटिविटी है, क्या रिएक्शन है? आपने भी तो देखा होगा ये सारे सोशल मीडिया पे बहुत तेज से ये वायरल हो चुकी है। तो मैं उनकी जो पार्टी को लेकर जो लीड कर रहे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आपका क्या क्रिएटिविटी है, इस पर क्या क्रिएटिविटी है, आपका क्या रिएक्शन दे रहे हैं? हम तो खास बहुत कंडम वर्ड्स अल्फाज में इसकी मजम्मत कर लेते हैं। इस तरह से मिसबिहेव बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ये चुने हुए, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद अल्फाज है उस रिप्रेजेंटेटिव काउंसिलर साहब की। इसके बाद हमने और जैसे कि परकाची में एक NTPC बनी हुई है, वो लगभग 10-12 साल से बनी हुई है। अभी वहाँ पे एंगेज कोई डॉक्टर नहीं है, या प्री मेडिकल्स फार्मासिस्ट लेके अपने हिसाब से वो चला लेते हैं। इस पर भी LG साहब से बात हो गई, तो LG साहब ने ये इश्योरेंस दे दी कि हमारी लद्दाख में वैसे भी डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है, अभी बहुत कमी है। तो मैंने ये मुद्दा बैठा कि सर इसके हिसाब से तो एम्प्लॉयमेंट की तो वही तो इशू है। जो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पोस्ट वैकेंट आप लोग जनरेट नहीं कर पा रहे। जनरेट तो करना पड़ेगा ताकि सिस्टम सही से चला सके। तो इस पर भी हायर अथॉरिटी से बात करके इसका भी जो रोल है वो क्लियर कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एक मुद्दा यहाँ पे ये भी उठाया था कि जो कुछ चीज़ों को लेकर, हमारी जो बेसिक नीड्स को लेकर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज रहेंगे आने वाले वक्त में, आने वाले समय में, या यूथ की जो पेंडिंग इश्यूज को लेकर, जहाँ जहाँ लोग अपनी हक के लिए रोड पे उतर जाते हैं। इसकी मतलब वैसे भी एक जमहूरियत निज़ाम में हर किसी का होता है अपनी राइट्स को लेकर। तो आगे आने वाली वक्त में गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है इनकी, किस तरह से लोगों को समझाएंगे और उनका जो पेंडिंग डिमांड्स है वो हल कर सकते हैं, या हल कैसे करेंगे, इस बात पर भी बात हो रही थी। यूसुफ, आपकी सोच समझ से लद्दाख को नई यूनियन टेरिटरी मिली है, 2 ही साल हमें हुए हैं, तो आपकी सोच समझ से कि एक यूनियन टेरिटरी में जिन चीज़ों के बारे में हम लोग लेह और कारगिल दोनों ही ज़िले कई मसलों को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में वक्त लगता है? क्या हम जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या हम ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं? अगर सिस्टम सही से चला होता तो लोग किस वजह से रोड पे उतर जाते हैं? सिस्टम नहीं चल रहा होगा। सिस्टम अगर जमहूरियत की निज़ाम में अगर सिस्टम सही से चलता तो लोगों को नौबत नहीं आती कि रोड पे आके प्रोटेस्ट कर लें, वो वक्त भी नहीं होते अगर लोग इस तरह से काम में बिजी हो जाते। लेकिन यहाँ पे कंपनसेशन की अगर हम एक रूल पता कर लेते हैं तो यहाँ पे मतलब प्राइवेटाइजेशन करने की कोई यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। लोग डिपेंडेबल कर लेंगे। रिक्रूटमेंट तो वैसे भी होना चाहिए क्योंकि सारे पोस्ट वैकेंट हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया एक हाई स्कूल हमने इस हिसाब से भी कंसल्ट कर लिया, परकाची में हाई स्कूल है, वहाँ पे पूरा सारा सिस्टम ही वैकेंट है। एक मास्टर गेट पे एक मास्टर है और ऑर्डरली 2-3 जो उनका स्टाफ है वो चला लेते हैं पूरा स्कूल को। तो इस तरह से एजुकेशन की जो पॉलिसी ऑब्जर्वेशन हो जाए लोगों में किस तरह से मतलब बढ़ जाएंगे कि हम एजुकेशन को सही से पहचान रहे हैं। उसमें कम से कम 4 मास्टर की पोस्ट वैकेंट्स है, कम से कम उसमें 7 टीचर पोस्ट वैकेंट्स है, एक PT मास्टर की वैकेंट्स है, एक फिजिकल टीचर की वैकेंट्स है। वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट नहीं है। अभी भी पंचायत की जो अकाउंटेंट नेशनल अभी भी लोगों ने 2018-19 में भरे में, अभी तक इसका अता पता नहीं है। 2014 में करगिल में DSRB के थ्रू उन्होंने 2014 में क्लास 4 की जो फॉर्म भरी, इसका भी अता पता नहीं है। रिक्रूटमेंट निकालने के इनका तरीका है लेकिन स्कोप भी बहुत खाली है, लेकिन रिक्रूटमेंट भी नहीं कर रहा। ये तो
तो आपके authority हिसाब से से मोटा खोजना मोटा कि पड़ेगा। सिस्टम सही ढंग से नहीं चल रहा है। है। आखिर में ये जानना चाहेंगे आपसे कि एलजी साहब के साथ ओवरऑल आपकी मीटिंग कैसी रही, उनका रिस्पांस कैसा लगा आपको? एलजी साहब के साथ मीटिंग अच्छी हो गई। कुछ कुछ चीज़ों पर उन्होंने पॉजिटिविटी बातें कही, कुछ कुछ चीज़ों पर अथॉरिटी से बात करने की बात भी हुई, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पेंडिंग रह सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एश्योरेंस है कि एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इन एश्योरेंस को जल्द से जल्द। एलजी साहब ने ये भी कहा कि आपने जितने भी डिमांड उठाई ये सब बहुत जेन्युइन डिमांड है, इन पर मैं फोकस करूंगी, अथॉरिटी से बात कर लूँगी, दोनों इनकी जो भी डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से। तो जितना हो सके हम जल्द इन इश्यूज़ को ख़त्म ही कर लेंगे। जी जी, यूसुफ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ये थे हमारे साथ यूसुफ अली, कारगिल यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट, और काफी विस्तार में इन्होंने आज एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर के साथ मीटिंग करी है। और जैसा कि हमारे सामने आए दिन आए और बार बार हम लोगों के सामने ये निकल कर आ रहा है कि नई यूनियन टेरिटरी में लेह जिले और कारगिल जिले दोनों ही जिलों में बहुत सारे मसले नोट किए जा रहे हैं। और जैसा यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत सही फरमाया है कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में पॉलिसीज किस तरीके से रहेंगी और मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा, जो कि एक बहुत सही सवाल इन्होंने उठाया है। और देखने वाली बात यही है कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिले हुए अब 2 साल हो चुके हैं, और आने वाले सालों में कितनी मुश्किलों और चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा लद्दाख के आवाम को, या फिर उनकी जिंदगियां और आसान हो जाएंगी। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज के लिए लेह लद्दाख।